तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेके मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का हमने आपको एक 3 नंबर क्वेश्चन था जो बज्र गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से करवाया था। उस पर हमने देखा था, आपको बताया था कि कौन सी विधि कैसे करनी है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 4-5 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4-5 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन उसके अंतर्गत दिए गए हैं। निम्न रैखिक संबंध लिखा है ना, उसमें ऊपर लिखा हुआ कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में बनाइए और यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणित की किसी भी विधि से हल कीजिए। तो कुछ समस्याएं, 5 समस्याएं नीचे दी गई हैं, उनको आप लोगों को किताब से देखना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि हम उतारेंगे तो ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन में ही भर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है। आपके पास जो भी किताब होगी उसमें क्वेश्चन दिया होगा। एक्सरसाइज में नहीं होगा तो एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल में नहीं होगा तो एक्सरसाइज में होगा। क्वेश्चन लगभग सभी किताबों में वही हैं। ठीक है, NCERT वैसे पढ़िए तो अच्छी बात है, वरना एक पीताम्बरा आती है, पीताम्बरा प्रकाशन आता है, उसमें भी क्वेश्चन उसी से ज़्यादातर एग्जाम में फंसते हैं। सरकारी किताब है, सस्ती है, NCERT जितने की होती है उतने की वो भी है। ठीक है, तो जो है हम आपको एक समस्याएं दी गई हैं, उन समस्याओं को आप कैसे हल करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनसे हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उनका अस्तित्व होगा तो उनको हम किसी न किसी विधि से हल करेंगे जो आपको अच्छी लगेगी, है ना। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा किताब में, है ना, कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का कुछ भाग नियत है। ठीक है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब कुछ भाग नियत है। अब कुछ भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, है ना। एक भाग फिक्स है, कितने रुपए आपको देने ही देने हैं, 500 रुपया देना है। उसके बाद यदि आप भोजन करते हो तो प्रतिदिन 50 रुपया भोजन का पड़ेगा। तो आप जितने दिन भोजन करोगे तो उतने रुपए भोजन के हो जाएंगे, प्लस 500 तो वो देने थे, फिक्स है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप किताब में क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक छात्रावास के व्यय का एक भाग नियत है और एक भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि एक छात्र ने 20 दिन भोजन किया और उसको 1000 रुपये देने पड़े। क्या कह रहा है, यदि एक छात्र ने 20 दिन भोजन किया और उसको 1000 रुपये देने पड़े तथा एक दूसरे छात्र बी ने कह रहा है कि तथा एक दूसरे छात्र बी ने 26 दिन भोजन किया, उसको 1180 रुपये देने पड़े। कितने दिन, एक दूसरे छात्र बी ने 26 दिन भोजन किया, उसको 1180 रुपये देने पड़े। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपने उतार लिया था, पहले इस पर नहीं लिखा है। तो अब देखिएगा कि आपको ये बताना है कि एक छात्र ने भोजन किया 20 दिन, उसने रुपये दिए 1000। एक दूसरा छात्र है जो भोजन करता है 26 दिन, उसको वो रुपये देता है 1180। तो अब आपको बताना है कि नियत खर्च, नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना है। ठीक है, आपको बताना है कि छात्रावास का नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का खर्चा कितना है, ये आपको इसमें बताना है। तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम 2 चरों का इसमें प्रयोग करेंगे और मानेंगे। नियत व्यय बराबर x रुपये। ठीक है, और प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपये। ठीक है, एक माना नियत व्यय x रुपये, प्रतिदिन का खर्च y रुपये। आप देखिए, आप यदि 20 दिन भोजन करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो आप बताइए कि उन 1000 रुपयों में नियत वाला भी होगा और ये दोनों होंगे। तो ये वाला तो फिक्स है, इसमें आप 1 दिन भोजन करें, चाहे 2 दिन भोजन करें, चाहे 10 दिन भोजन करें, ये x रुपये तो आपको देने ही देने, क्योंकि तो फिक्स है। तो प्रथम शर्त से आपका क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त से हो जाएगा x रुपये तो आपको देने ही देने हैं, प्लस यदि 1 दिन का खर्च y रुपये है तो आप बताइए कि 20 दिन का खर्च कितने होगा। यदि 1 कलम का मूल्य 20 रुपये है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा, 2 कलमों का मूल्य कितना होगा, गुणा करते हैं। तो उसी तरह यदि 1 दिन का खर्च y रुपये है तो 20 दिन का खर्च 20y होगा ना,
और बराबर दोनों जोड़ के रुपए खर्च हो रहे हैं 1000। ओके, बिल्कुल सीधा है, साधारण सी बात है, समझना है। हमने बताया मैथ में कुछ नहीं है, यदि आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपकी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन को कुछ भी कितना भी कोशिश क्यों न कर लें, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ में जोड़ना घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं होता। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन बताइए जिसमें इन चीज़ों के अलावा कुछ और होता हो, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें गुणा भाग जोड़ना घटाना ना होता हो। सब में वही होता है, बस करने का तरीका, करने का प्रोसेस क्या है ना, यही अलग अलग होता है। कैसे करना आपको है, ये आप सब बातें होती हैं और सब में वही चीज़ें करनी होती हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपने पढ़ा और नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने का, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आधे पन्ने में लिखा हुआ है, 6-7 लाइनों का क्वेश्चन, और सिर्फ हमको मुजबानी इसमें पता हो गया, हमने पढ़ा और इसका सार हमने निकाल लिया कि हमको नियत खर्चा और प्रतिदिन का खर्चा निकालना है। अब एक व्यक्ति 20 दिन भोजन करता है, वो रुपये 1000 देता है। दूसरा व्यक्ति भी आता है, वो भोजन करता है 26 दिन, रुपये देता है 1180। तो आपको बताइए कि नियत और खर्च और प्रतिदिन का खर्च कितना होगा। तो हमको 2 चीज़ें निकालनी है, नियत खर्च और प्रतिदिन का खर्च। तो उन्हीं दोनों चीज़ों को हमने मान लिया। अब नियत वाला तो आपको देना ही है, प्लस एक दिन का खर्चा y रुपये, तो 20 दिन का खर्चा 20 y होगा। सीधी सी बात, दोनों को जोड़ने पे रुपये 1000 वो दे रहा है। सेकंड शर्त में कह रहा है कि x रुपये तो हमको फिर देने ही देने हो, तो नियत हो गए। और यदि आप भोजन 26 दिन करोगे तो एक दिन का y तो 26 दिन का 26 y हो गया, तो आपका अमाउंट बनता है 1180 रुपये। ये 2 समीकरण बन गए, 2 रैखिक समीकरण योग बन गए। इनको अब हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं, बज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। 3 विधियाँ, 3 विधियों में से किसी विधि से आप इनको हल कर सकते हैं। तो हमको जो सरल लग रही है विलोपन विधि रखी है, लग रही है ऊपर नीचे रख के काट देंगे इन्हीं समीकरणों को, है ना। ये समीकरण बन गए। अब चाहें तो इनको हल कर लिए। अब लिख दीजिए विलोपन विधि से, एक बार फिर से नोट करना चाहें लिख लें। विलोपन विधि से हल करेंगे हम लोग। विलोपन विधि में एक पद विलुप्त हो जाता है, x + 20y = 1000, है ना। और दूसरा समीकरण x + 26y = 1180। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इसमें देखेंगे एक x का गुणांक बराबर है और दोनों चिन्ह एक ही जैसे हैं, है ना। तो इनको हम लोग घटाने पे करेंगे, क्योंकि हटाना है, काटना है इसको ना। तो घटाने पर हमारे निशान बदल जाते हैं, माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये दोनों आपके x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो गया। 26y से 20y जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा। 1180 से 1000 जाएगा तो माइनस का 180 बचेगा। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा भाई 6y = 180, 6y = 180। तो y = 180/6, तो y = 6 × 18, y = 30। मतलब कि प्रतिदिन का खर्चा 30 रुपये आ रहा है। एक दिन आप खाना खाएंगे तो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा, 30 रुपये आ रहा है। अब y का मान आप जिसमें मर्जी आपको हो, y का मान समीकरण 1, 2 में कहीं भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x + 20y = 100। तो x + 20y की जगह पे 30 हो गया बराबर 1000, सॉरी 100 नहीं 1000। तो x + 2 3 6 2 0 6 100 बराबर 1000। तो x बराबर हो गया 1000 - 600, तो x बराबर हो गया 400 रुपये। ठीक है भैया। तो नियत खर्चा, नियत का मतलब जो फिक्स 400 रुपये फिक्स थे, वो आपको हॉस्टल में रहने के देने ही देने हैं। फिर यदि आप एक दिन भोजन करते हैं तो एक दिन का 30 रुपया है, और जितने दिन आप भोजन करेंगे उसके हिसाब से 30 से उसको गुणा कर लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए एक व्यक्ति 20 दिन भोजन करेगा तो 400 रुपये वो उसको देने पड़ेंगे, प्लस एक दिन का 30 रुपया है तो 20 दिन का 20 से 600 रुपया, 400 रुपया वो वाला, तो 1000 रुपया हो गया। मतलब आंसर हमारा सही है। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर पहली वाली समस्या को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग दूसरी वाली समस्या को सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये लिखा है एक भिन्न का मान, है ना। दूसरी वाली समस्या को देखेंगे, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। दूसरी वाली समस्या क्या लिखी है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है। एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है।
और y 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये समस्या लिखिए, छोटा ही क्वेश्चन है, तब भी हम क्वेश्चन नहीं लिखा हमने, है ना, ठीक है। एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो देखिएगा भिन्न मानना है हमको पहले, माना ये सेकंड नंबर इसी का है, माना भिन्न बराबर। माना भिन्न बराबर, या तो आप चाहें तो माना अंश बराबर, फिर हर बराबर, तो फिर भिन्न बराबर। अंश बटे हर होती तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, भिन्न आपकी x/y हो गई। अब प्रथम शर्त से फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना। तो यदि हम अंश में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1/3 के बराबर हो जाता है, पहली शर्त है ना। प्रथम शर्त कह रहा है यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटाया जाए। तो जब हमने अंश में 1 घटा दिया तो उसका मान 1/3 के बराबर हो गया। तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 = 3 बराबर y = y। तो इसको इन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3 - y बराबर ये हो जाएगा प्लस का 3, समीकरण 1 बन गया, ठीक है, समीकरण 1 बन गया। इसके बाद आगे कह रहा है तथा उसका मान 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसका मान 1/4 हो जाता है जब उसके हर में, है ना, 8 जोड़ दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि x/y जो था इसके हर में 8 जोड़ देंगे तो ये बराबर 1/4 के हो जाएगी। फिर तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8, 4x बराबर y + 8। इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x इधर आएगा -y बराबर ये 8, समीकरण सेकंड आपका बन गया। अब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। पहला है 3x - y बराबर 3, समीकरण 1 है। दूसरा वाला है 4x - y बराबर 8, ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों को हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे क्योंकि इसमें आसान है। y के गुणांक बराबर है, एक ही जैसे हैं, तो घटाने पर, यदि विपरीत होते तो जोड़ने पर, तो इनको घटा देंगे। ये माइनस था तो प्लस है, प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये माइनस प्लस कट गया। 4x से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 8 से 3 जाएगा तो -5 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 5। x का मान 5 प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारी एक क्या थी, 3x, तो 3 गुणे x की जगह पे 5 -y बराबर 3, तो 5 × 3 = 15 -y बराबर 3, तो -y बराबर 3 - 15, तो -y बराबर 15 से 3 गया माइनस का 12, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 12। y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 12। तो अतः भिन्न बराबर, है ना, अतः भिन्न बराबर आंसर इसको लिखेंगे और चेक भी कर लेंगे। अतः भिन्न बराबर x/y था तो अतः भिन्न बराबर x का मान कितना हो गया, अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर, x का मान 5 आया, 5/12, भिन्न बराबर 5/12। अब आप आंसर चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है या सही नहीं है, देखते हैं। कहना था यदि अंश 1/3 हो जाता है, यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो अंश ऊपर 5 है, 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4/12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1/3 हो गया ना, सही है बिल्कुल। पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन कह रहा है भिन्न का मान 1/4 हो जाता है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर है कितना, 12, 8 जोड़ेंगे तो 12 × 8 = 20, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 20, 1/4 हो गया। तो आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं, लग रही हैं, और आंसर आपका वही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हमने आपको करवा दिए, 2 पार्ट कल करवा देंगे, बाकी ये रह जाएगा तो आप उसको स्वयं करिएगा। बहुत आसानी से धीरे धीरे आपको हमने बताने की कोशिश की है, और फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप वीडियो 1-2 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आपके आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, तब तक के लिए नमस्कार।